हाँ, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे, इसमें किसको सेपरेट कर सकते हैं, तो वैसे लिक्विड्स को जो वोलाटाइल होते हैं, है ना, किससे, नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटीज अगर उसमें मिला हुआ है तो हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन मेथड। दूसरा कि वैसे लिक्विड्स को हम लोग अलग कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग हो, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग किसको किसको देखें, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, ठीक है। इस टेक्निक से इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि द मिक्सचर इज टेकन इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हीटेड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इस मेथड में कि जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं तो वेपर जो है लोअर बॉइलिंग पॉइंट का, किसका कट गया, हाँ, तुम लोग का नेट भाग क्यों रहा है, बारिश हो रहा है क्या उधर, हम लोग की तरफ बादल किए हुए इसलिए कट रहा है। तो इसमें जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है जिसका, वो जब बॉइलिंग करते हैं तो वेपर जो है ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट आर फॉर्म्ड फर्स्ट एंड द वेपर are condensed by using the condenser and liquid is collected in a receiver, जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इस मेथड से हम लोग किसको किसको अलग कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के मिक्सचर को। लेकिन सारे इसको हम लोग इस मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरा मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, है ना, अगर दो लिक्विड के बीच ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस नहीं है तो हम लोग इसको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इस तरह के वेपर का इस तरह के लिक्विड का जो वेपर प्रेशर फॉर्म्ड होगा विद इन सेम टेम्परेचर रेंज, वो कंडेंस्ड होगा एक साथ ही, इसलिए हम लोग कौन से टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब टुकड़े टुकड़े में डिस्टिलेशन करना, है ना। तो इस टेक्निक में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि वेपर ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू दी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, एक अलग से उसमें कॉलम लगा देते हैं इस तरीके का, दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, पैक करके लगा दिया जाता है। अब तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिफोर द कंडेंसेशन होने से पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है फिट किया जाता है माउथ ओवर द माउथ ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क। अब होता क्या है इसमें कि वेपर ऑफ लिक्विड विद हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, वो कंडेंस होता है बिफोर द वेपर ऑफ लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसके ऊपर वो जाकर भाप बन के उड़ता है और कंडेंस पहले होता है, ठीक है। क्यों, वेपर राइजिंग अप, जो वेपर ऊपर जा रहा है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का, वो बिकम रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, हाँ, वो पहले पहुंचता है और फिर वो फ्लास्क में चला जाता है। बाय द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, vapor reaches the top of the fractionating column,
एंड दीज आर रिच इन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, और वो वोलाटाइल कंपोनेंट में ज़्यादा होता है वोलाटाइल कंपोनेंट, इसलिए वो क्या होता है कि फिर कंडेंस होने लगता है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अवेलेबल इन वेरियस साइज। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहाँ से फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो डिफरेंट तरह के हम लोगों को बनाया गया है। ठीक है, ये यहाँ दिखा रहा है, ये दोनों डिफरेंट टाइप का फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया गया है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स many surfaces for heat exchange between ascending vapors and descending condensed liquids। जो ऊपर जा रहा है वेपर्स उसमें, और जो लिक्विड कंडेंस हो रहा है उसमें, इसके लिए ये डिफरेंट टाइप का सरफेस प्रोवाइड करता है। देख रहे हैं, इसमें कंचा डाल दिया गया है और इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया कि खाली लिक्विड होगा तो वो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो नीचे रह जाएगा, और वेपर जो है वो इस रास्ते से होते हुए ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस रास्ते से फिर चला जाएगा अलग फ्लास्क में। ठीक है, some condensing liquids in fractionating column obtained heat from the ascending vapors। जो वेपर ऊपर उठ रहा होता है उससे वो हीट लेता है और फिर वेपराइज हो जाता है। ठीक है, जो कंडेंस हो रहा है इस पीरियड में, जाने के पीरियड में, वो कंडेंस होने से पहले उसको फिर हीट मिल जाता है नीचे वाले से, तो वो फिर कंडेंस होकर इस प्रोसेस से धीरे धीरे टुकड़े में वापस वो वेपर में कन्वर्ट होकर हमको अलग होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो जो वेपर है वो क्या हो जाता है, रिचर इन बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट। बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट में वो ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से वेपर्स ऑफ लो बॉइलिंग कंपोनेंट असेंडेड टू द टॉप ऑफ द कॉलम। इस तरीके से फॉलो करते हुए वो कहाँ पहुँच जाता है, टॉप में। अब जब फिर टॉप में पहुँच जाएगा तो फिर ये अपने रास्ते में, ऑन रीचिंग द टॉप द वेपर बिकम्स प्योर इन लो बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट एंड पास थ्रू द कंडेंसर एंड द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन द रिसीवर। इस तरीके से हम लोग रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस को लगातार करते हैं ना, आफ्टर अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन, है ना, लगातार टाइम टू टाइम करते रहते हैं। रिमेनिंग लिक्विड्स इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क गेट्स इनरिच्ड इन हाई बॉइलिंग कंपोनेंट। Each successive condensation and vaporization unit is fractionating। ठीक है, ये जो भी कंडेंसेशन यूनिट है और वेपराइजेशन यूनिट है वो फ्रैक्शनेट हो जाता है, मतलब अलग अलग इस तरीके से हो जाता है। जिस कॉलम में ये होता है उसको हम लोग थ्योरेटिकल प्लेट कहते हैं। यहाँ दिखा रहा है पूरा प्रोसेस, है ना, जाता है इधर से कंडेंस होकर इसमें जमा हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्रूड ऑयल को ये करने के लिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में। ये याद रखना है मेन। ठीक है, कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस फील्ड में यूज किया जाता है। अब आइए तीसरा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर।
इसमें वैसे इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, very high boiling points, and those which decompose at low at or below their boiling point. जो डिकम्पोज होते हैं किस पर, अपने बॉइलिंग पॉइंट के नीचे या अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। इस तरह के लिक्विड को हम लोग किस मेथड से सेपरेट करेंगे, तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, इस तरह के लिक्विड जो है वो बना होता है मेड टू बॉयल एट अ टेम्परेचर लोअर देन दियर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हम लोग इस तरह के लिक्विड्स को बनाते हैं ताकि वो कैसा हो जाए कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो क्या हो जाए, आए। अब दिख रहा है। इस तरीके से इसको बनाया जाता है कि एट लोअर टेम्परेचर, बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन दियर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स। अब उसके बाद क्या करते हैं कि बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन दियर सरफेस, अगर प्रेशर हटाकर उसके सरफेस पर उसको बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल करवा देते हैं। ठीक है, a liquid boils at a temperature at which its vapor pressure is equal to the external pressure। ये इस तरह का लिक्विड जो है वो बॉयल होने लगता है किस पर, इसका जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल यानी कि इन्वायरमेंट के प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं कि द प्रेशर इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप और वैक्यूम पंप। इस मेथड से हम लोग किसको अलग करते हैं, ग्लिसरॉल को। स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। ठीक है, देखो 12th में आएगा तो ये डिटेल लिखना होगा। ठीक है, और बाकी ऐसे कंपटीशन के लिए बस खाली ये लास्ट वाला और इसमें किस टाइप का लिक्विड का हम लोग डिस्टिलेशन किस मेथड से करते हैं, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो 2 पार्ट में करके इसको अलग से अपना माइंड में सेट कर लेने का। हमारा ही स्क्रीन धुंधला हो रहा है। आ गया, स्क्रीन दिख रहा है साहब। अब आइए, नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि वैसे सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं जो विच आर स्टीम वोलाटाइल, है ना, भाप बनने के बाद वो वोलाटाइल हो जाता है।
और इनमिसिबल विद वाटर, और वो पानी में मिक्स नहीं होता है। वैसे लिक्विड्स को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से अलग करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टीम फ्रॉम स्टीम जनरेटर इज पास्ड थ्रू अ heated flask containing liquid to be distilled। स्टीम को पास कराते हैं किससे? स्टीम जनरेटर से। पास थ्रू दी हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड, जिसको हमको डिस्टिल करना है। उसके बाद मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंडेंस्ड। फिर जो स्टीम का मिक्सचर है उसको और किसी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग मिक्स कर देते हैं, कंडेंस करते हैं और जमा कर लेते हैं। फिर द कंपाउंड इज लेटर सेपरेटेड फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फनल। फिर जो कंपाउंड है उसको हम लोग पानी से अलग कर लेते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अब स्टीम डिस्टिलेशन में फिर हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं कि लिक्विड जो बॉयल्स होता है, when the sum of vapor pressure due to organic liquid P1 and due to water P2 become equal to the atmospheric pressure। दोनों प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। Since P1 is lower than P and organic liquids vaporize at lower temperature, then its boiling point। ये छोड़ दो ना, ये नोट समझ लो कि बता रहा है कि हाँ ऐसा होता है। If one of the substances in mixture is water and the other a water insoluble substance, कह रहा है कि एक सब्सटेंस वाटर हो और दूसरा पानी में घुलने वाला सब्सटेंस नहीं हो, है ना, then the mixture will boil close to below 373 केल्विन। क्योंकि हमको मालूम है कि 100 डिग्री पर ये होता है, पानी बॉयल होता है ना, तो इससे नीचे ही वो बॉयल होने लगेगा। A mixture of water and substance is obtained which can be separated by using a separating funnel, है ना। पानी के और ये सब्सटेंस के मिक्सचर को हम लोग सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर सकते हैं। ये लाइन याद रखना है। और फिर ये वाला, aniline is separated by this technique from aniline water mixture। इसका पिक्चराइजेशन यहाँ दिखा रहा है। एक ये लिया गया जिसको लिक्विड कंपाउंड को लिया गया जिसको डिस्टिल करना है, वाटर लिया गया, यहाँ से इसको वेपोराइज करके इसमें डाला गया, है ना। अब जो कंडेंस हो रहा पानी वो इधर से निकल जाएगा और फिर ये स्टीम आकर इसको स्टीम कर रहा है। अब फिर दोनों मिलकर डिस्टिल लिक्विड यहाँ जमा हो रहा, पानी ऊपर जमा हो रहा, पानी को फिर छान कर निकाल लिया जाता है, ठीक है, चलने से। सेपरेटिंग फ्लास्क, ठीक है। सब बता दे रहे हैं कि कभी प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा ना तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन भी कम से कम 5 क्वेश्चन इससे पूछता है डिस्टिलेशन टेक्निक से। कौन सा टेम्परेचर पर कौन सा वेपर का किस तरीके से डिस्टिलेशन करते हैं। अब आइए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन।
when organic compounds is present in aqueous medium. जब एक्वस मीडियम में ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हो तो उसको हम लोग सेक करके हिला के, है ना, सेपरेटेड, इट इज सेपरेटेड बाय सेकिंग इट विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल. वैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मिलाकर जिसके साथ वो पानी से भी ज़्यादा सॉल्युबल हो, हम लोग उसको सेक करते हैं. ठीक है, सेकिंग मतलब ऐसे ऐसे हिलाते हैं ना बोतल को पानी में मिलाने के लिए. हाँ, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल, है ना. कैसा होना चाहिए, वो मिक्स नहीं होना चाहिए, हिलाने पर भी मिक्स नहीं होना चाहिए विद ईच अदर, सो दैट दे फॉर्म टू डिस्टिंक्ट लेयर्स, ताकि वो दोनों डिस्टिंक्ट लेयर बनाए और उसको अलग किया जा सके, विच कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटरी फनल. दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेटर, फिर अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम लोग क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं बाय डिस्टिलेशन या वेपोराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके. पहले इसको अलग कर लिया, अलग करने के बाद फिर उसको डिस्टिलेशन मेथड या एवापोरेशन मेथड का इस्तेमाल करके अलग कर देते हैं. डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन, ये याद रखना कि डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन किस में करते हैं हम लोग, सेपरेटरी फनल में, जैसा कि पिक्चर 12.10 में दिखाया गया है. यहाँ है ना, सेमी टाइप का नहीं तो 10 वाला है, ये है. ठीक है, ये लेयर के टाइप का दिख रहा है ना, इस तरीके से. ना भी याद रहेगा तो उतना दिक्कत नहीं है. ठीक है, बस पॉइंट खाली बना के ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या होता है. जो जो अंडरलाइन कर दे रहे हैं उसको दिमाग में खाली सेट करना है. कह रहा है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस सॉल्युबल हो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इवन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड. ठीक है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस सॉल्युबल हो, कम घुलने वाला हो, इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पानी के बदले जो पानी से ज़्यादा ही हो, है ना, a very large liquid quantity of solvent would be required. ना, बहुत ज़्यादा हमको ज़रूरत होगा, भले वो कम क्वांटिटी में ही क्यों ना हो ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसलिए इस टेक्निक को द टेक्निक ऑफ कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन इज एम्प्लॉयड इन सच केसेस, है ना, बार बार अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए इस टेक्निक का नाम हो गया कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन. इस टेक्निक में हम लोग बार सॉल्वेंट इज सेपरेटेड रिपीटेडली यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड. अब आते हैं मेन, ये है क्रोमेटोग्राफी. ये बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है. इसका इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट द मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट, प्यूरिफाई कंपाउंड्स एंड आल्सो टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड. इसका 3 केसेस में हम लोग
इस्तेमाल करते हैं। पहला केस हो गया कि मिक्सचर को अलग करने के लिए, दूसरा प्यूरिफाइड करने के लिए कंपाउंड्स को प्योर बनाने के लिए, और तीसरा टेस्ट करने के लिए भी कि प्योर है कि नहीं है। क्रोमेटोग्राफी जो नाम पड़ा वो क्रोमा वर्ड, ग्रीक वर्ड क्रोमा से पड़ा, फॉर कलर, since the method was first used for the separation of colored substances found in plants। इसका पहले इस्तेमाल किस लिए होता था, ये सब पॉइंट याद रखने का। सेपरेशन ऑफ कलर सब्सटेंसेस फ्रॉम सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट, जो प्लांट में कलर सब्सटेंस पाए जाते हैं उनको अलग करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था पहली बार। अब उसके बाद इस टेक्निक में करते क्या हैं, तो मिक्सचर जो है सब्सटेंस का इज अप्लाइड ऑन टू द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज क्या है, जो कि हो सकता है वो शांत रहने वाला, यानी कि सॉलिड हो या वो लिक्विड हो। अ प्योर सॉल्वेंट जो कि सॉल्वेंट या अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और अ गैस, है ना, इन तीनों में से कोई भी प्योर सॉल्वेंट हो या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स हो या गैस हो, इसको अलाउ करते हैं मूव करने के लिए। अलाउ टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज, जो रुका हुआ है उस पर इसको अलाउ करते हैं कि धीरे धीरे तुम इस पर चलो, यानी धुआं की तरह। कैसे हम लोग धुआं ही करते हैं, तो कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर का वो ग्रेजुअली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, धीरे धीरे वो एक दूसरे से क्या होने लगता है, अलग होने लगता है मिक्सचर का कंपोनेंट। ठीक है, इसीलिए जब ये मूविंग फेज में रहता है तो इसका नाम पड़ता है मोबाइल फेज, है ना, घूमते रहने वाला। अब इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है उसको हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ना। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। पहला दूसरा लिख लेने का, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने वाला, सोखने वाला, है ना। और दूसरा पार्टीशन, पार्टीशन मतलब टुकड़े टुकड़े में बांटने वाला। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अब ये पहले बता रहा है कि भाई ये प्रोसेस किस चीज पर बेस्ड है। This process is based on the fact that different compounds are absorbed on absorbent to different degrees, ना, अलग अलग डिग्री पर जो इसके अंदर कंपाउंड्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर या प्रेशर पर। ठीक है, जैसे अब इसमें ऑब्जर्वेंट्स जनरली यूज होता है सिलिका जेल और एल्यूमिना, ये याद रखने का। कौन कौन सा एब्जॉर्बेंट्स यूज होता है इसमें, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना। अब उसके बाद आइए, अब कह रहा है कि व्हेन मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर स्टेशनरी फेज, यानी कि एब्जॉर्बेंट जो है, स्टेशनरी फेज मतलब एब्जॉर्ब करने वाला। ठीक है, इसलिए उसका नाम पड़ गया एब्जॉर्बेंट। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मूव बाय
वेरिंग डिस्टेंसेस ओवर द स्टेशनरी फेस। क्लियर बात है कि जब मूव करेगा तो अलग अलग रहेगा इन सब। द फॉलोइंग following are two main types of chromatographic techniques based on the principle of differential absorption। अब इस एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर दो टेक्निक अलग अलग बनाया गया। पहला कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसके अंदर। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें इन्वॉल्व है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एब्जॉर्बेंट। जो एब्जॉर्बेंट है उसके कॉलम पर उसको सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी कि स्टेशनरी फेज में जो है वो पैक्ड इन ग्लास ट्यूब। इसको हम लोग ग्लास ट्यूब में पैक्ड कर देते हैं, जैसे यहाँ दिखा रहा है। दिख रहा है, डिफरेंट टाइप का लेयर बनता जा रहा है। चाय का जरूरत हो तो बोलो। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर अ कॉलम एब्जॉर्बेंट पैक्ड इन ग्लास ट्यूब। द कॉलम इज फीटेड विद a stopcock at its lower end। And mixture absorbed on absorbent is placed on top of the absorbent column packed in a glass tube। मिक्सचर को उसके टॉप पर हम लोग छोड़ते हैं, है ना, तो वो धीरे धीरे अपना appropriate eluent which is a liquid or a mixture of liquid is allowed to flow down the column slowly। ठीक है, एक सुटेबल, एक मिनट रुको। हाँ, तो एक एप्रोप्रिएट इल्यूएंट यूज करते हैं, जो कि इल्यूएंट के बारे में बता रहा है कि इल्यूएंट एक लिक्विड होता है या मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है जो किसी सब्सटेंस को निकालने में काम आता है ना। इज अलाउड टू फ्लो डाउन, जो अलाउ कर देता है किसी सब्सटेंस को कि भाई तुम निकल जाओ हमारे अंदर से होते हुए, है ना, छलनी की तरह। ठीक है, और इसी तरीके से वो धीरे धीरे इससे छनकर नीचे चला जाता है। एब्जॉर्बेंट फेस ग्लास वूल लगा दिया गया यहाँ पर ताकि रिसे नहीं, चूहे नहीं पानी, है ना। ये जो भी लिक्विड है वो एब्जॉर्बेंट लगा दिया गया। उसके बाद मिक्सचर ऑफ कंपाउंड अपना ABC इसमें डाल दिया गया। अब उसके बाद सॉल्वेंट डाल दिया गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब छन के धीरे धीरे
अलग हो जा रहा है। अलग हो गया, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, सी अलग हो गया। ठीक है, तो इसी को बोल रहा है कि इसके अंदर हम लोग एप्रोप्रिएट इलुएंट लगाते हैं। ठीक है, एलुएंट। अब डिपेंडिंग ऑन द डिग्री टू विच द कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड, है ना। अब ये डिपेंड करता है किस पर, डिग्री टू विच कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब्ड, कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एंड कंप्लीट सेपरेशन टेक्स प्लेस। फिर धीरे धीरे टाइम लेके वो अलग हो जाता है। मोस्ट readily absorbed substance are written near the top and others come down to the various distance in the column, है ना। तो जो ज़्यादा एब्जॉर्ब, तेजी से एब्जॉर्ब होने वाला है वो नीचे चला जाता है, और धीरे धीरे जो रेडियली एब्जॉर्ब होने वाला है वो टॉप पर ही रह जाता है। देख रहे हैं हम लोग, ए बी सी। ठीक है, अब आइए दूसरा टेक्निक, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी is another type of absorption chromatography which involves, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि separation of substances of mixture over a thin layer of absorbent coated on glass plate, है ना। separation of substance of mixture over thin layer of absorbent कोटेड ऑन ग्लास प्लेट, इस पर कोट की तरह वो चढ़ जाता है, जैसे लेप की तरह, है ना। थिन लेयर ऑफ ऑब्जर्वेंट, जो जिसका थिकनेस याद रखना है 0.2 mm, और ये कौन कौन होता है, सिलिका जेल और एल्यूमिना, इज स्प्रेड ओवर अ ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज। इसको हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, है ना, पूरे ग्लास प्लेट पर सुटेबल साइज में, जनरली 0.2 mm थिकनेस। तो इस प्लेट को हम लोग फिर क्या बोलेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक प्लेट और क्रोमा प्लेट। तो कोई अगर मान लो दे देता है कि व्हाट इज क्रोमा प्लेट, तो बोलेंगे कि अ थिन लेयर ऑफ absorbent silica or alumina is spread over a glass plate with suitable size is known as chroma plate या thin layer chromatographic plate। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि the solution of mixture is separated, यहाँ से अलग है ना, is separated mixture to be separated is applied as a small spot about 2 cm above the end of the TLC plate. The glass plate is then placed in closed jar containing element। फिर जो ग्लास प्लेट है उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, एक क्लोज्ड पैक जार में, है ना, जिसके अंदर क्या मौजूद है, इलुएंट। अब जैसे एलुएंट राइज करता है, राइज अप द प्लेट, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर मूव अप। मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, along with the element to different distances depending on their degree of absorption and separation takes place। और इस तरीके से वो फिर धीरे धीरे सेपरेट होने
लगता है। इसका फिगर नहीं दिखा रहा, नहीं का है ये वाला, है ना। अब इसमें द रिलेटिव एब्जॉर्प्शन of each component of mixture is expressed in terms of retardation factor RF value. याद रखना, distance moved by substance from the base line यानी कि x and distance moved by solvent from the base line y, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा जैसे यहाँ दिखा रहा है कि ये हमारा मूव किया कौन, सॉल्वेंट यहाँ तक, तो इसका डिस्टेंस ले लिया बेस लाइन से, बेस लाइन अपना इसको हम लोग माने हैं, ठीक है। तो इससे इसका डिस्टेंस ले लिया और ये जो स्पॉट लाइट है वो है, तो इसका डिस्टेंस ले लिया, दोनों का रेशियो निकाल देंगे x/y, तो हमको क्या मिल जाएगा, RF फैक्टर, RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर। एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। यहीं तक क्लास रहे देखा। अब spot of colored compounds are visible on TLC plate due to their original color. The spots of colorless compounds which are insoluble to eye, invisible to eye, but fluoresce in ultraviolet light, है ना। हमारे आँख से तो नहीं दिखता है लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट में वो चमकता हुआ दिखता है। कैन बी डिटेक्टेड बाय पुटिंग प्लेट अंडर द अल्ट्रावायलेट लाइट, जो जिसके अंदर कलरफुल नहीं है ना, उसके लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करते हैं और ये एक्सपेरिमेंट को अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर करते हैं ताकि हमको वो स्पॉट दिख सके। दूसरा डिटेक्शन टेक्निक जो है वो क्या है कि टू प्लेस द प्लेट इन कवर्ड जार कंटेनिंग अ फ्यू लेयर ऑफ आयोडीन, क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन। क्या करते हैं हम लोग, जार को प्लेस कर देते हैं ऐसी इसमें जिसमें कुछ लेयर्स, क्रिस्टल लेयर्स ऑफ आयोडीन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड एब्जॉर्ब द आयोडीन, आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड शो अप एज ब्राउन स्पॉट्स, और फिर वो ब्राउन की तरह, ब्राउन स्पॉट की तरह हम लोगों को दिखता है। कभी कभी कह रहा है दो टेक्निक हो गया ना, एक अल्ट्रावायलेट में और दूसरा आयोडीन, क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन में के इसमें मिक्स करके। तीसरा कह रहा है कि कभी कभी एप्रोप्रिएट रीएजेंट में ऑल्सो बी स्प्रेड ऑन द प्लेट, है ना। जैसे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को डिटेक्ट करते हैं बाय स्प्रेइंग द प्लेट विद 9-हाइड्रीन सॉल्यूशन, ठीक है। 9-हाइड्रीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके हम लोग एमिनो एसिड को, जैसे यहाँ दिखा रहा है, ये जो स्पॉट दिख रहा है ये किसका है, एमिनो एसिड का, ठीक है। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा।